हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है एफटीपी। हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मई 25 और नवंबर 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एफटीपी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो एफटीपी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप ये वीडियो देख लो, इसके अंदर लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। स्टडी मेट के लगभग सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं जो टेस्ट योर नॉलेज के होते हैं। तो यहाँ पर आपको एकदम इम्पोर्टेंट और सारी चीज़ें कवर मिलेंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और चैप्टर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, 5 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। 5 नंबर आपको दिला देगा। आप इसको 3-4 बार रिवीजन कर लो और यही अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। बहुत अच्छे से आपको इसमें मजे आने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, जब हम एफटीपी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिक्स अबाउट एफटीपी। मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलिवेंट है, हर चीज़, ठीक है। टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि एकदम रेलिवेंट कंटेंट यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है बना के, राइट। तो सबसे पहली चीज बेसिक्स अबाउट एफटीपी, यानी एफटीपी का जो बेसिक्स है, क्या इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल ही उठता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख के दे रखा है, बिल्कुल इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए सवाल करते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से मेन से पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले एफटीपी की जब हम बात करते हैं, यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड जो होता है उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसके ऊपर बेसिकली ये चैप्टर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एफटीपी कौन इशू करता है, सबसे पहली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है। अब इसको गवर्न कौन करता है, तो यहाँ पे गवर्न लिख रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो होता है वो इसको गवर्न करता है, ठीक है। एफटीपी क्या होता है ना, हर साल अपडेट होती रहती है, अपडेटेड एवरी ईयर। तो 3 पॉइंट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। इसके अलावा सुपरवाइज कौन करता है, डीजीएफटी, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि इसको सुपरवाइज कौन करता है, ठीक है ना। तो सुपरवाइज का मतलब होता है जैसे कि डिसीजंस वगैरह, ठीक है ना, जो होते हैं इसके रिगार्डिंग वो कौन लेता है, तो डीजीएफटी के पास ये पावर होती है, सुपरवाइज बाय डीजीएफटी, ठीक है ना। डीजीएफटी क्या करता है, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, ठीक है ना, जो एक्सपोर्टर्स के लिए होता है। तो एक्सपोर्टर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है वो डीजीएफटी, ठीक है ना, डीजीएफटी जो होता है वो इशू करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। इसके ऊपर अलग से ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना, जिसमें ये पूछेंगे, ठीक है ना, कि भाई जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है ना उसके अंदर 10 डिजिट होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पेन बेस्ड होता है और पेन में 10 डिजिट होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है इसको कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है जो वो 10 डिजिट का कोड होता है, ठीक है ना। उसमें 12, 13, 15 अगर लिख रखा हो तो आप समझ जाना कि फॉल्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो डीजीएफटी जो डिसीजंस यहाँ पर देता है, ठीक है ना, वो फाइनल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं जब भी आप इंटरप्रिटेशन करते हो एफटीपी की। आई होप क्लियर है यहाँ पर। ये है एफटीपी के बारे में कुछ बेसिक्स जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है और आपको कम से कम इतना तो याद करके ही जाना पड़ेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक और क्वेश्चन जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्टेटस होल्डर। स्टेटस होल्डर क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 7 भी हम देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन वहां पे दे रखा है, इसके ऊपर वो क्वेश्चन है। पहली बात तो ये स्टेटस होल्डर होता क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे एक्सपोर्टर होते हैं जो मतलब अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको एक स्टेटस दिया जाता है, उसे बोलते हैं स्टेटस होल्डर, ठीक है ना। अब वो स्टेटस कैसे मिलता है, ठीक है ना, उसके ऊपर यहाँ पे थ्रेश होल्ड लिमिट लिख रखी है। तो थ्रेश होल्ड के बेसिस पर ये आपको स्टेटस होल्डर मिलता है एक्सपोर्टर्स को। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यही लिख रखी है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है ना, जो एक्सपोर्टर्स हैं हैविंग, जिनके पास क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि अभी मैंने बात किया था 10 डिजिट का, ठीक है ना, अगर उनके पास वो है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना, क्या, स्टेटस होल्डर के लिए। लेकिन उसके अंदर उनकी एक्सपोर्ट
परफॉर्मेंस देखी जाएगी, ठीक है ना, करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की। और ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, ये थ्रेशोल्ड के बेसिस पर देखते हैं, और इनका थ्रेशोल्ड क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो। जो स्टेटस दिया जाता है वो 1 स्टार स्टेटस हो सकता है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। ये कैसे दिया जाता है स्टेटस, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार, ये उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। और ये जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, ये ध्यान रखना यूएस डॉलर इन मिलियंस है, ठीक है ना, तो याद रखना। तो यहाँ पर जब भी मैं बात करूंगा, जैसे 1 स्टार कब मिलेगा, जब 3 यूएस डॉलर मिलियन में होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 स्टार कब मिलेगा, जब 15, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना, 50, 200 और 800, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है इतना। अब जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो क्या इसके अंदर और भी चीजें हैं, यस बिल्कुल। यहां पर एक और चीज इसके अंदर दे रखी है कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर है, अगर उसको स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि अगर वो स्टेटस होल्डर बन जाता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो सवाल ये उठता है कि क्या फायदा क्या है इसका, स्टेटस होल्डर बनने पे उसको क्या फायदा मिलेगा एक्सपोर्टर को। तो आइए जानते हैं क्या फायदा मिलेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगेन मैंने लिख रखा है यस दिस क्वेश्चन रेलिवेंट फॉर एग्जाम, एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है, और इसके ऊपर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार, और यहां पर हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि हमने बात की, ठीक है ना, कि 5 स्टार होते हैं 1 से लेके 5 तक। तो अगर कोई भी एक्सपोर्टर है जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर क्लियरली लिख रखा है, या तो 2 स्टार है या 2 स्टार से अबव है, ठीक है ना, तो वो अपना प्राइवेट एक्सपोर्ट वेयर हाउस, ठीक है ना, खुद का वेयर हाउस सेटअप कर सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे वो कस्टम्स क्लियरेंस कर सकता है, ये भी उसको फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है ना, विद इन 60 डेज उसका जो इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, वो विद इन 60 डेज, ठीक है, नॉर्म्स कमेटी फिक्स कर देगी। इसके अलावा उसको प्रेफर ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी एज कंपेयर टू अदर एक्सपोर्टर उसको ट्रीटमेंट प्रेफर मिलने वाला है, यानी कि उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा बैंक की गारंटी की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती थी उससे उसको माफी मिल जाएगी। अगर इसके अलावा भी आप याद करना चाहें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पशन और दे रखी है मैंने, ठीक है ना, और स्टेटस होल्डर का एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियरली मैंने लिख रखा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, रेलिवेंट फॉर एग्जाम, यस बिल्कुल। तो चलिए एक बार इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है ना। पहले वाले के ऊपर, ठीक है ना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टडी मेट के अंदर कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दे रखा है। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट में आएंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 7 दे रखा है स्टडी मेट का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देता हूं आपको। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7, आप चाहो तो आपके पास स्टडी मेट है तो निकाल लोगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2 एक्सपोर्टर्स हैं, और एक का नाम है रेड स्काई प्राइवेट लिमिटेड और एक का नाम है ब्लैक नाइट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। और ये स्टेटस होल्डर की यहाँ पे बात कर रखी है, 1 स्टार स्टेटस होल्डर है ये, 1 स्टार, ठीक है ना। इन करंट फाइनेंस बोथ एक्सपोर्टर हैव रेगुलरली एक्सपोर्टिंग आदर, ये वगैरह वगैरह कुछ डिटेल लिख रखी है। आगे कहता है व्हाट वुड बी हैव बीन मिनिमम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ 2 एक्सपोर्टर टू अचीव सच स्टेटस, यानी 1 स्टार के लिए, ठीक है ना, इनकी जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, उसकी क्या थ्रेशोल्ड होती है, वो इन्होंने पहली बात ये पूछा है। तो मैंने आपको कराया था ऊपर, 1 स्टार की कितनी होती है, 2 स्टार की कितनी होती है, 3 स्टार की कितनी होती है। 1 स्टार में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, $3 मिलियन, ठीक है ना, मिलियन में, याद है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, बोथ एक्सपोर्टर्स वांट्स टू स्टेबलाइज एक्सपोर्ट वेयर हाउस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बेनिफिट में कराई थी ये बात, जब मैंने आपको बताया था कि जिसको स्टेटस होल्डर का, ठीक है, दर्जा मिलता है उस एक्सपोर्टर को फायदा क्या मिलता है। तो पहला ही फायदा मैंने लिखवाया था कि एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट वेयर हाउस वही एक्सपोर्टर सेटअप कर सकते हैं जो 2 स्टार या उससे अबव स्टार वाले हैं। तो ये तो 1 स्टार वाले हैं, तो ये तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, व्हाट शुड देयर एक्सपोर्ट टर्नओवर इनटू एनेबल देम एक्सपोर्ट वेयर हाउस के लिए क्या टर्नओवर होना चाहिए उनका, ठीक है ना। तो डेफिनेटली हमने बात कर ही ली है, ठीक है, कि भाई 2 स्टार या उससे अबव होना चाहिए। तो हम लोग वो पूरी लिस्ट भी लिख देंगे, ठीक है ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार करके, और उनके कितनी जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है वो सब वहां पे लिख देंगे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी पॉइंट्स के ऊपर पूछा गया है। तो आइए यहाँ पर इसका आंसर देखना चाहो तो इसका आंसर भी नीचे दे रखा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसने पहले मीनिंग सा लिख दिया है उसका जो मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद इसने बता दिया है, ठीक है, कि भाई 1 स्टार के लिए कितना $3 मिलियन में होना चाहिए, ये हमने बात कर ही ली है दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद इसने बताया है कि
2 स्टार्स वाले क्या कर सकते हैं, वेयर हाउस सेटअप कर सकते हैं, ये सब बातें इसने लिख रखी है। और नीचे जाओगे तो फिर वो जो अपना हमने बात की थी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट बता दी है यहाँ पे। ये सब हमने ऊपर कर ही लिया सब कुछ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और यहाँ पर दे रखा है। तो ये तो होगा, ये क्वेश्चन हो गया इसके ऊपर पूरे के ऊपर, है ना। स्टेटस शोल्डर के ऊपर पूरा अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन बना के दिया था, दोनों का कॉम्बिनेशन करके पूरा इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट यहाँ तक था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी दे रखा है इसके ऊपर, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत जरूरी है और अच्छे से आपको ये चीजें देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, स्टडी मेट का, नीचे आ जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जब तक साथ में हमें पता नहीं लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन है, तो कोई फायदा यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या मतलब बनता है ऐसे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो कहता है कि डिस्कस द प्रिविलेजेस ग्रांटेड अंडर द एफटीपी, ठीक है ना, टू स्टेटस होल्डर। स्टेटस होल्डर के अंदर बेनिफिट या प्रिविलेज, एक ही बात है, बेनिफिट या प्रिविलेज क्या मिलता है स्टेटस होल्डर को, तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा आपको छाप देना है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो हमने बात की थी, चलिए अब इसका आंसर भी दिखा दूं मैं दोबारा एक बार, ठीक है ना। फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये पूरा आपको लिख देना है, बेनिफिट या प्रिविलेजेज, ये दोनों नाम मैंने दे रखे हैं, बेनिफिट या प्रिविलेज, ठीक है ना। तो क्या फायदा होगा अगर कोई स्टेटस होल्डर है, तो उसको ये फायदे होंगे, ये पूरा पेज छाप देना आप ऐसे कैसे। स्टडी मेट से नोट्स बना रखे हैं, बहुत शानदार नोट्स है, कोई दिक्कत आपको रहेगी नहीं। अब चलते हैं, 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए दोस्तों, और बोथ वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं 3rd पॉइंट के ऊपर, इसका नाम है एडवांस एथोराइजेशन, ठीक है ना। एडवांस एथोराइजेशन स्कीम की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके फिर हम उस माल को जो इंपोर्ट किया है ना, उसको फिर हम यूज करके एक्सपोर्ट करने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट किया होगा तो बिना ड्यूटी पे किया होगा, है ना, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके ऊपर एडवांस एथोराइजेशन स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए देखते हैं कि एडवांस एथोराइजेशन स्कीम में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बार इसको रीड कर सकते हैं आप खाली, कि एलिजिबल एप्लीकेंट मतलब किस किस को, कौन कौन एप्लीकेंट हो सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी किस किस को मिली हुई है एडवांस एथोराइजेशन के अंदर, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, ठीक है ना। एडवांस एथोराइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हो, है ना। और इसके अलावा नीचे आओगे अगर आप, तो नीचे वाले पॉइंट के अंदर इसने बता रखा है कि कौन कौन सी सप्लाई है, ठीक है ना, जिसके अंदर एडवांस एथोराइजेशन आप ले सकते हो। एडवांस एथोराइजेशन इशूड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स फॉर फॉलोइंग काइंड ऑफ सप्लाई, तो फिजिकल एक्सपोर्ट हो, डीम्ड एक्सपोर्ट हो, इंटरमीडिएट सप्लाई हो, सप्लाई ऑफ स्टोर्स ऑफ बोर्ड, ये सब आप थोड़ा बस तो एक बार रीड कर लेना खाली, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे की तरफ। दिस इज रेलिवेंट फॉर एग्जाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये आप अच्छे से मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी देखेंगे, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग इसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो एडवांस एथोराइजेशन के अंदर आप याद रखना, ठीक है ना, ये कह रहा है कि जब आप इंपोर्ट करते हो तो उसके अंदर एटलीस्ट, ठीक है ना, आप 15% वैल्यू मिनिमम वैल्यू एडिशन करके तब आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन बता रखी है, ठीक है ना, 15% की वैल्यू एडिशन यहाँ पे रहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है दोस्तों, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट का मतलब होता है लाइक जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा, उसकी जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है वैल्यू एडिशन की, वो 15% से कम हो सकती है, ठीक है ना। ये थोड़ा एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपको 15% ध्यान रखना है। मिनिमम वैल्यू एडिशन कितनी होगी, 15% की वैल्यू ऐड करके तब आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये वैल्यू एडिशन निकालते कैसे दोस्तों, वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, ये भी रेलिवेंट है। वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू में 100। तो यहाँ पे a क्या होता है, b क्या होता है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आ जाते हैं एक बार इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तुरंत साथ साथ में अपने क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर पढ़ लेते हैं एक बार क्या दे रखा है। XYZ लिमिटेड करके एक कंपनी है, हैज इंपोर्टेड इनपुट्स विदाउट पेमेंट ऑफ, देखो इसने वही बोला ना, ठीक है ना, इंपोर्टेड इनपुट्स इंपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, अंडर द एडवांस एथोराइजेशन, ऐसा एडवांस एथोराइजेशन करते हैं। CIF वैल्यू दे रखी है कितना, 10 लाख। इनपुट्स आर प्रोक्योर्ड एंड फाइनल प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेड, ओके। एक्सपोर्ट्स मेड बाय XYZ आर सब्जेक्ट टू जनरल रेट ऑफ वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन की यहाँ पे बात कर दी गई है। नो अदर इनपुट्स इज बीइंग यूज्ड बाय द XYZ इन प्रोसेसिंग, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द मिनिमम FOB वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ एक्सपोर्ट मेड बाय इतने वगैरह वगैरह। तो चलिए अब इसका अगर आंसर देखोगे आप तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार आंसर देख लेते हैं,
और नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने अभी भी पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया था एडवांस एथोराइजेशन के अंदर पहली बात तो मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होता है, 15% का वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन निकालते कैसे, ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू में वगैरह वगैरह। ए और बी क्या होते हैं वो लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको मिनिमम एफ ओ बी वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। 10 लाख था, उसमें 15% वैल्यू ऐड कर दो तो 11,50,000 आ जाएगा, काम खत्म। बोलो क्लियर है, ठीक है जी। चलते हैं आगे की तरफ और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से सोच समझ के मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं आगे की तरफ। आज तक आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको 100% यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा। वैलिडिटी पीरियड की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एडवांस एथोराइजेशन के अंदर मिनिमम वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन का एक पॉइंट हमने पढ़ा और उसका एक क्वेश्चन भी हमने देखा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और जो आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है एमसीक्यू पर्पस के लिए, कि वैलिडिटी पीरियड क्या होता है एडवांस एथोराइजेशन का, तो बस इतना ध्यान रखना 12 मंथ, ठीक है ना। बाकी आप इसकी एक बार रीडिंग ले सकते हो, ठीक है ना, पूरे पैराग्राफ की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है एडवांस एथोराइजेशन के अंदर, ठीक है ना, कि एडवांस एथोराइजेशन के अंदर कौन कौन सी ड्यूटी एग्जाम्प्ट होती है। ये एग्जाम्प्ट वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर टोटल 8 ड्यूटीज बता रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मतलब एग्जाम्प्ट है यहाँ पे एडवांस एथोराइजेशन के अंदर। बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये तो इससे याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक आपको एक चैप्टर पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और काउंटर बिलिंग ड्यूटी, ये 3 ड्यूटी काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है ना, ये उससे ध्यान रख लेना। और 2 तरीके के सेस होते हैं, एजुकेशन सेस और कंपनसेशन सेस, ठीक है ना, जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, इससे याद कर लेना। बाकी IGST ध्यान कर लेना अलग से, मैंने इसलिए ग्रीन में लिख रखा। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। एडवांस एथोराइजेशन का पॉइंट के अंदर एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, और ये एग्जाम में बार बार आता है, तो ये आपको अच्छे से करना ही करना है। इसके अंदर क्या बोल रखा है कि एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि, ठीक है ना, अगर आप एडवांस एथोराइजेशन एनुअल बेसिस पे लेना चाहो तो एनुअल बेसिस पे भी आपको मिल सकता है, लेकिन एनुअल बेसिस पे कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी उसके लिए, ठीक है ना, पिछले 2 सालों की, ठीक है ना, एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर की आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर इतना ही नहीं है, एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट शैल ओनली बी इशूड फॉर द आइटम्स नोटिफाइड इन SION स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नोट्स, ठीक है, नोट ऑन एडहॉक बेसिस, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी अवेलेबल, ये ध्यान रखना किसके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, कि उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, 300% ऑफ FOB और 1 करोड़ बीच एवरेज हायर करके अपन इसका वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर एकदम याद कर लेना, क्योंकि ना ये प्रैक्टिकल तो पूछते नहीं है, थ्योरी का क्वेश्चन है दोस्तों ये एकदम, ठीक है ना। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, मैंने नीचे क्वेश्चन भी दे दिया है, ऊपर लिख भी रखा है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है ना, मैंने वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे लिख के दे दिया कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। शेयर द साइलेंट एस्पेक्ट फॉर एनुअल एथोराइजेशन फॉर, ठीक है ना, एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्टर्स, याद रखना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी हमने पढ़ा एडवांस एथोराइजेशन स्कीम के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ठीक है ना, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एथोराइजेशन स्कीम के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, एक बार वापस हम अपने पॉइंट पे जाएंगे, तो यहाँ पर लिख रखा है क्लियरली जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है कि उसके ऊपर स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बार स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फिर अपना अगला पॉइंट हम पढ़ लेंगे। स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये थ्योरी का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आपको लिखना होता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कि एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्टर के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, मतलब स्टडी मैट के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इन्होंने लिख रखा होगा, आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप देखेंगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है ना। ये इन्होंने इस तरीके से लिख रखा है, लेकिन ये एज इट इज वही है जो मैंने आपको ऊपर आपको बताया है, अगर आप पढ़ोगे तो ये एज इट इज वही है, 300% वाला ये पॉइंट ये दे रखा है, ये सब कुछ एज इट इज वही है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, तो एज इट इज लिख रखा है बिल्कुल, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंजेज हैं, ठीक है,
क्योंकि कंटेंट जब तक नहीं देंगे, डिलीवर नहीं करेंगे कंटेंट अच्छे वाला, तो नंबर भी अपन को नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए कंटेंट का बहुत अच्छे से सोच समझ के मैंने ध्यान रखा है, ठीक है, और लिखते ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एथोराइजेशन स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एथोराइजेशन स्कीम, DFIA स्कीम। तो क्या ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें मैंने जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिखा है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एथोराइजेशन स्कीम, ठीक है ना। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एथोराइजेशन स्कीम जो होती है दोस्तों, ठीक है ना, ये इशू की जाती है ऑन पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस, ठीक है ना, ठीक है, पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पर ये क्या की जाती है, इशू की जाती है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एथोराइजेशन जो स्कीम होती है दोस्तों, ठीक है ना, ये टायर्स, इस इंपोर्ट ऑफ टायर्स के ऊपर जो होती है ये अलाउड नहीं होती है, और इसके अंदर सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी ही एग्जेम्प्ट होती है। जैसे हमने अभी एडवांस एथोराइजेशन में पढ़ा था, तो वहाँ पे 8 ड्यूटी थी जो एग्जेम्प्ट थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कितनी है, सिर्फ एक ही है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसके ऊपर कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ट्रू एंड फॉल्स का, MCQ टाइप का, ठीक है। तो ध्यान रखना। मिनिमम वैल्यू एडिशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन अभी हमने एडवांस एथोराइजेशन में पढ़ा था 15%, लेकिन यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना है, 20% का है। DFIA जो होता है इट इज ट्रांसफरेबल, ठीक है ना, ये ट्रांसफरेबल होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इतना सा भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, हालांकि यहाँ पर 1-2 पॉइंट और भी दे रखा है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना कि सेपरेट DFI, ठीक है ना, हर एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के लिए अलग से DFI इशू किया जाता है, और DFIA की जो वैलिडिटी होती है दोस्तों वो 12 मंथ होती है। अगर एडवांस एथोराइजेशन की भी बात करें तो उसकी भी 12 मंथ होती है, इसकी भी 12 मंथ होती है, ये बात ध्यान रखना, कॉमन पॉइंट है दोनों के अंदर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब जो पिछले साल जो RTP थी, ठीक है, नवंबर 24 के अंदर जो RTP दे रखी थी दोस्तों, उसके अंदर ये दे रखा था क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इसलिए ज़्यादा रिलेवेंट बन जाता है। तो पिछली बार तो ये एग्जाम में आया नहीं, तो हो सकता है कि अब की बार दे दें, ठीक है, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट 2 RTP तो हमें पढ़नी चाहिए, पिछली RTP और करंट वाली RTP। तो करंट वाली तो अभी आएगी, जब आएगी, ठीक है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन पिछली RTP के अंदर, ठीक है, हमने एक क्वेश्चन देखा था RTP नवंबर 24 के अंदर, वो यही था रोड टैप का, ठीक है ना। रोड टैप स्कीम क्या होती है, यानी रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन, ठीक है ना, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ये क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये कहता है कि ये कहता है कि अगर आपको कहीं पे टैक्सेस या ड्यूटीज, ठीक है, कहीं पर एग्जेम्प्ट नहीं हुई है, उसका रिबेट नहीं मिली है, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हो सकती है इस स्कीम के अंदर। तो चलिए देखते हैं बेसिकली इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले रोड टैप स्कीम जो होती है दोस्तों, ये जो स्कीम होती है ये बेस्ड है ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो इस स्कीम का क्या कहना है, ये कहता है कि जो टैक्सेस है, ठीक है, या जो ड्यूटीज है, जो एक्सपोर्ट किए गए हैं प्रोडक्ट, उनके ऊपर जो बोन की गई है, वो या तो एग्जेम्प्ट होने चाहिए ना वो, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना है, गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, ना कि टैक्स और ड्यूटीज को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना। टैक्स और ड्यूटीज एक्सपोर्ट थोड़ी करनी है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना। इसलिए अगर आपने किसी भी तरीके का, ठीक है ना, ये स्कीम क्यों बनाई गई, इसका मेन एम क्या है दोस्तों, इसका एम है कि आपको रिफंड दिलाना, ठीक है ना, रिफंड दिलाना, क्योंकि ये जो टैक्सेस है और ड्यूटीज आपने जो पे की है, इसका कहीं और रिफंड नहीं मिला है, तो चिंता ना करें, इस स्कीम के अंदर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि रिफंड ले सकते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ बातें और हैं जो आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, वो है इसके 2 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, इनको जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। और इसके अलावा इसकी कुछ साइलेंट फीचर्स दे रखी हैं दोस्तों, ये भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आप जरूर ध्यान कर लेना, और ये आपको अच्छे से याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं और इसके अंदर बात करेंगे EPCG, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन, हम इस स्कीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोला गया है, ठीक है, इसके अंदर बोला गया है कि जो भी कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है ना, कैपिटल गुड्स का आपने यूज किया है, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, तो इसके ऊपर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। तो पहली बात तो क्या ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बिल्कुल रेलिवेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग EPCG स्कीम का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो EPCG स्कीम है, ठीक है ना, ये क्या फैसिलिटेट करती है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, फॉर प्रोक्योरिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, एनहांस करती है इंडिया
इंडिया के अंदर जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ईपीजी स्कीम्स और क्या परमिट करती है एक्सपोर्टर को कि आप इंपोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स, ठीक है ना, विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। इसके अलावा आप डोमेस्टिक लेवल पे भी परचेज कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। आगे की तरफ चलते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर कुछ बातें और हैं, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है, तो उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से एक्सपोर्टर हैं जो एलिजिबल हैं यहाँ पर इस स्कीम के लिए। तो यहाँ पर 3 तरीके के एक्सपोर्टर हैं, कौन कौन से, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो सकता है, या सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। ये ध्यान रखना, एसएमएस से याद कर लेना इसको, एसएमएस, ठीक है ना, एसएमएस होना चाहिए, नहीं एसएमएस नहीं बन रहा, एमएमएस याद कर लेना, कोई बात नहीं, एमएमएस, ठीक है, एमएमएस वगैरह बोलते हैं ना कुछ, एमएमएस, ठीक है, चलो उससे याद कर लेना, हमें तो याद करने से मतलब है ना। तो चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से कैपिटल गुड्स हैं यहाँ पे जो एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंदर, तो चलिए उन कैपिटल गुड्स की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके के कैपिटल गुड्स की बात की गई है। कौन कौन से कैपिटल गुड्स जो CKD एंड SKD की कंडीशन में है, ठीक है ना, या कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, विच आर पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बीइंग इंपोर्टेड, ठीक है ना, या स्पेयर्स है, मोल्ड्स है, डाइज है, जिंक्स है, ठीक है ना, फिक्चर्स, टूल्स, ये सब चीजें हैं, उनके ऊपर बात की गई है। कैटलिस्ट, ठीक है ना, फॉर इनिशियल चार्जेस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, ये खाली वर्ड ध्यान रख लेना, ये सब ध्यान रखना, कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबल कैपिटल गुड्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं वैलिडिटी। अगर हम वैलिडिटी की बात करें इस स्कीम की, तो इस स्कीम की वैलिडिटी होती है दोस्तों 24 महीने की, ठीक है ना, और रीवैलिडेशन यहाँ पर परमिट नहीं है, ध्यान रखना। रीवैलिडेशन जो होता है वो EPCG एथोराइजेशन स्कीम के लिए परमिशन नहीं है, नॉट परमिटेड, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी MCQ के लिए ये चीज जो होता है पॉइंट पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। फाइनली हम हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर स्टडी मैट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, तो स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट ऑफ सैंपल के ऊपर स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहले इंपोर्ट ऑफ सैंपल होता क्या है, पहले उसके ऊपर हम लोग पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सैंपल यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करते हो दोस्तों सैंपल, ठीक है, तो वो वैसे तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, ठीक है, लेकिन अलाउड होता है वो, ठीक है ना। इंपोर्ट एथोराइजेशन की नीड आपको नहीं है उसमें, विदाउट इंपोर्ट एथोराइजेशन आप उसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। हाउएवर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, 5 आइटम के ऊपर एक्सेप्शंस है दोस्तों। डिफेंस आइटम है या सिक्योरिटी आइटम है, सीड्स है, बीस है, या न्यू ड्रग्स है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपको एथोराइजेशन की नीड रहेगी। लेकिन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है सैंपल का 3 लाख तक सभी एक्सपोर्टर के द्वारा, लेकिन वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो नोटिफिकेशन में अमेंडेड होती रहती है कस्टम्स के अंदर टाइम टू टाइम, वो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर देख लेते हैं। तो स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ये रहा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर आयुष भंडारी वांट्स टू इंपोर्ट सैंपल, ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट सैंपल फ्रॉम US, ठीक है ना। और इसके अंदर पूछा है कि इंपोर्ट ऑफ सैंपल के अंदर क्या पॉलिसी है, तो आप बता दो। तो सेम जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया वही एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, इन्होंने भी वही लिख रखा होगा, आप चाहो तो देख लो, एक एक वर्ड वही है, क्योंकि मैंने भी तो स्टडी मेट से ही बिल्कुल एज इट इज लिखा है, बस समझाने की और प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अपने तरीके से कर दिया है। इंपोर्ट ऑफ सैंपल इवन रिस्ट्रिक्टेड, अलाउड विदाउट एथोराइजेशन, एक्सेप्शंस में वही 5 चीजें लिख रखी है, डिफेंस, सिक्योरिटी, शीट्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सैंपल हो सकता है 3 लाख तक सभी एक्सपोर्टर्स के लिए, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है जो नोटिफिकेशन के द्वारा अमेंडेड होती रहती है। ये बातें हमने यहाँ पर पढ़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर एक पॉइंट और दे रखा है दोस्तों, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी चीजें मैंने दे रखी है बहुत सोच समझ के बनाई गई है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स, अगर गिफ्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या गिफ्ट्स जो होते हैं अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या वो जो होता है, ठीक है ना, वो अलाउड है क्या, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, वो इसके प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं, क्या पॉलिसी है उसके ऊपर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स है, ठीक है ना, तो वो प्रोहिबिटेड है। बस पहली बात तो ये ध्यान रखना, मना है, रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर प्रोहिबिटेड है। लेकिन एक्सेप्शन है 2 चीजों के ऊपर, राखी और लाइफ सेविंग मेडिसिन, ठीक है ना। अगर लाइफ सेविंग मेडिसिन है और राखी है तो उसके ऊपर जो होता है एक्सेप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, वो अलाउड है, ठीक है ना। ओके, हालांकि ऐसा नहीं है कि गिफ्ट आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो, अगर आप ड्यूटी पे करना चाहो तो इंपोर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और बोला गया है यहाँ पे कि अगर राखी इंपोर्ट की जाती है
और उसके ऊपर जो ड्यूटी लगी उसकी वैल्यू 100 रुपए है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ड्यूटी आपसे कलेक्ट नहीं की जाएगी। ये यहाँ पर बातें बोली गई है। आ जाते हैं फाइनली और क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ गए दोस्तों हम लोग। आई होप आप लोगों को नोट्स समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही शानदार नोट्स बनाए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो नोट्स, एक चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं मुझे, ठीक है ना। और ड्यूरिंग द जॉब टाइम निकाल के बहुत मुश्किल से ये नोट्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद संडे को मैं ये वीडियो मोस्टली रिकॉर्ड करता हूँ। आज संडे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आज तबीयत कभी ख़राब है, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और जल्दी से ठीक हो जाऊँ। बस वैसे ठंड लगी, कुछ ज़्यादा इतना है नहीं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, मौसम चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एडवांस, ये इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है दोस्तों। पहली बात तो स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसके ऊपर, तो स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एडवांस एथोराइजेशन हमने अभी पढ़ के आए हैं, और DFIA ड्यूटी फ्री, ठीक है ना, हमने स्कीम भी पढ़ी थी। ये दोनों के ऊपर एडवांस एथोराइजेशन स्कीम और DFIA स्कीम है जो, इसके अंदर क्या की सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है वो इसने बोला है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है। की सिमिलरिटीज के अंदर 2 दे रखी हैं और की डिफरेंसेस के अंदर 4 डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि सिमिलरिटीज क्या है। तो मैंने आपको अगर याद हो, दोनों ही स्कीम की जो वैलिडिटी पीरियड होती है दोस्तों वो 12 मंथ होती है। एक तो चीज मैंने ये बताई थी, और दूसरा जो क्या क्या इसके अंदर सिमिलरिटीज है इन बोथ, ठीक है ना, बोथ स्कीम्स क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स ऑयल कैटलिस्ट, ठीक है ना, विच आर कंज्यूम्ड एंड यूटिलाइज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट आर परमिटेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यानी कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, इनपुट्स का, ऑयल का, कैटलिस्ट का, ठीक है ना, और उनका यूज करने वाले हो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे लिख रखा हुए परमिट होते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट था दोस्तों। तो ये 2 बातें होगी जो सिमिलर है उसके अंदर। और डिफरेंस के अंदर क्या है, ठीक है ना, एडवांस एथोराइजेशन, ठीक है ना, और DFIA। मैंने आपको बताया था DFIA ट्रांसफरेबल होता है, इसका मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है। और हमने पढ़ा था एडवांस एथोराइजेशन में 15% वैल्यू एडिशन होता है, और DFIA स्कीम के अंदर 20% का वैल्यू एडिशन होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि एडवांस एथोराइजेशन के अंदर 8 तरीके की ड्यूटीज होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जिनका नाम मैंने वहां पे दिया था, ठीक है ना। और DFIA स्कीम के अंदर ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी ही एग्जेम्प्ट होती है। ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया था। वैसे कि ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है ना, कि एडवांस एथोराइजेशन कैन बी इशूड इवन इफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, ठीक है ना, फॉर दिस प्रोडक्ट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नॉट फिक्स्ड देन आल्सो कैन बी इशूड, ठीक है ना, बट इन दिस केस इट शुड बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होना चाहिए। वैसे इतना था, ये भी याद कर लेना, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पर 8 चीजें हमने पढ़ ली हैं। बहुत ही डीपली तरीके से हम अपना चैप्टर कवर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये चैप्टर कवर किया है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी मेट का, फिर आगे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं दोस्तों। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस की सिमिलरिटीज, 2 की सिमिलरिटीज है, ठीक है ना। क्या है, दोनों के अंदर 12 मंथ का पीरियड है, ठीक है ना। और क्या की सिमिलरिटीज है कि जब आप इनपुट्स इंपोर्ट कर रहे हो, इनपुट्स या ऑयल या कैटलिस्ट, इस तरीके की चीजें, ताकि आप उसका यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है ना, तो वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अलाउड होता है, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो ये तो होगी की सिमिलरिटीज। उसके बाद इसने पूछा है की डिफरेंसेस क्या है, ये देखो लिख रखा है डिफरेंसेस क्या है। 4 डिफरेंसेस बताए थे मैंने, ठीक है ना। DFIA ट्रांसफरेबल होता है, एडवांस एथोराइजेशन ट्रांसफरेबल नहीं होता है, वैल्यू एडिशन 15% होती है एडवांस एथोराइजेशन में, और DFIA स्कीम में 20% होती है। और एडवांस एथोराइजेशन के अंदर 8 ड्यूटी एग्जेम्प्ट है, और उसके अंदर ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट है। और बाकी एक पॉइंट जो है अलग से मैंने आपको बोला था कि याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर। और एक बस लास्ट पॉइंट और चैप्टर खत्म। आप इसको 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। थ्योरी बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है, ठीक है ना। IDT के अंदर सबसे बेस्ट चीज ये है कि 9 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, 9 चैप्टर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। 9 चैप्टर थ्योरी के चैप्टर हैं, ठीक है ना। और इनमें से 5-6 चैप्टर तो बहुत छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, जो कि आपको आधा घंटे में याद कर सकते हो, 1 घंटे में याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये चैप्टर अभी से स्टार्टिंग से ही थ्योरी के 9 चैप्टर पर कमांड बना लो, फिर इनको लास्ट तक कम से कम 20-30 बार रिवीजन कर लो दोस्तों, ठीक है ना। आंख बंद करके कभी भी रिवीजन कर लो, सोते टाइम रिवीजन कर लो, ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल उंगलियों पे। तो 25 नंबर ये फिक्स हो जाते हैं, और 20 नंबर आपके 100% कस्टम में मैं दिला दूंगा, आप अगर इसको अच्छे से कर लेते हो तो, ठीक है ना। ओके, और ये हो गए,
इतने ही से आपके काफी नंबर हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स तो इसी से निकल जाते हैं, और बाकी के फिर चैप्टर्स तो अपन करेंगे ही, है ना। आई होप क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ना आपके नंबर कटने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है, आता है या नहीं आता है, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे ऊपर बात करते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर भी दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि डीम्ड एक्सपोर्ट कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जिसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। तो यहाँ पे ये सप्लाई के नाम दे रखे हैं, आप इनमें से याद कर सकते हो। सप्लाई अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन या DFI स्कीम के अगर अंदर अगेंस्ट अगर कोई सप्लाई की गई है, सप्लाई टू EOU, STP, BTP, EHTP को अगर सप्लाई की है, अगर सप्लाई अगेंस्ट EPCG ऑथराइजेशन की गई है, सप्लाई टू मेगा पावर प्रोजेक्ट को सप्लाई किया गया है, सप्लाई टू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को किया गया है, या सप्लाई टू UN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ऑफिशियल यूज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर है। और बाकी की यहाँ पर कुछ और सप्लाईज भी यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है ना, जैसे सप्लाई किसी ऐसे प्रोजेक्ट को जहाँ पे इंपोर्ट इज परमिटेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी कि जीरो बेसिक कस्टम ड्यूटी पर। तो इस तरीके की चीजें, एक तो ये याद कर लेना। दूसरा इसके अंदर क्या याद करना है, डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। और इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर स्टडी मेट के अंदर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कि एडवांस इसके अंदर क्या बेनिफिट है, ठीक है ना, डीम्ड एक्सपोर्ट के क्या बेनिफिट है, एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट एंड DFIA स्कीम के अंदर इसका बेनिफिट मिलता है। डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है ना, ड्रॉबैक्स वाला पॉइंट ये याद कर लेना, और रिफंड का पॉइंट है ये याद कर लेना। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, ठीक है ना, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे ना, स्टडी मेट के अंदर सेम क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर एक्स इज डिजायर टू बेनिफिट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, देखो क्लियरली लिख रखा है, यही क्वेश्चन आपको लिखना है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी आंसर देख लेते हैं। क्या आंसर है इसका, इसमें क्या पूछा है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा है दोस्तों। तो इफ एनी डाउट अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ FTP, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ FTP, ठीक है ना, देन सच डाउट इज फॉरवर्डेड टू CBIC, फॉल्स है ये तो, क्यों, DGFT बताया था मैंने आपको, याद हो तो, ठीक है ना, डिसीजंस ऑफ DGFT, ठीक है ना, हमने पॉइंट नंबर 1 के अंदर पढ़ा था ना, अगर याद हो तो आपको, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था DGFT, ठीक है ना, कि DGFT के जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं फॉर FTP इंटरप्रिटेशन। और ये क्या बोल रहा है, ये CBIC बोल रहा है, गलत है ये तो, DGFT होना चाहिए, फॉल्स है, तो ये बात होगी। आगे बोलता है IEC, ठीक है ना, ये हमने बात की थी दोस्तों, अगर याद हो तो आपको, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की बात कर रहा है, ठीक है ना, 12 डिजिट का कोड होता है, गलत है ना भाई, पेन बेस्ड है तो 10 डिजिट का होता है, हमने पढ़ा भी था। तो दोनों फॉल्स हो गए हैं यहाँ पे, दोनों का रीजन भी मैंने बता दिया। डन, सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, विद 100%, हर चीज यहाँ पर इतनी शानदार तरीके से मैंने दी है। और नोट्स आप लेने के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, हो सके तो कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से जो मोटिवेशन मिलता है मुझे, कि लगता है कि चलो यार पूरे हफ्ते टाइम निकाल के अच्छे से नोट्स बना के, ठीक है ना, किस तरीके से मैं संडे को वीडियो बनाऊं आपके लिए, है ना, और आप तक कंसिस्टेंट बेसिस पर काम करता रहूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। और अभी से पढ़ना शुरू कर दो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 2 महीने में पढ़ लेंगे, 1 महीने में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, लास्ट में पढ़ लेंगे। अगर जिन लोगों के अच्छे पेपर नहीं गए हैं, नवंबर 24 के अंदर अटेम्प्ट था और उन्होंने पेपर दिए हैं और लगता है कि 19-20 भी कमी है, ठीक है ना, एक होता है ना, जब हम पेपर देते हैं काफी अंदर से पता लग जाता है कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तो आप तैयारी कर सकते हो। एटलीस्ट कम से कम आप सारे सब्जेक्ट मत पढ़ो, IDT तैयार करना शुरू कर दो अपना, ठीक है ना। तो IDT ईजी भी है, ठीक है ना, मतलब उस तरीके से नहीं, बेसिकली अगर आप अच्छे से पढ़ो, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ो, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग से ही आप पढ़ सकते हो इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।